बारे में जो ना बॉलीवुड का स्टार है ना क्रिकेट का, सिर्फ पूरी दुनिया को चलाता है। देखते हैं वो हीरो है कौन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जानते हैं उस स्पेशल हीरो के बारे में। तो बेटा उस हीरो का नाम है कार्बन। कार्बन एक ऐसा हीरो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे प्लास्टिक का हो या फिर जो मैंने कपड़े पहने हैं, ये जो बोर्ड है, लकड़ी, प्लांट, एनिमल, हम तुम, चेयर, लाइट, हर एक चीज, दुनिया में हर एक चीज कार्बन से बना हुआ है। क्यों भाई? हमारे अर्थ में पता है कितना कार्बन है? हमारे अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% है। 0.02%। इतना कम होते हुए भी पूरी दुनिया कैसे चला रहा है ये? क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है और कोई अदर एलिमेंट है ही नहीं जो इतने सारे कंपाउंड बना सके अपने साथ या किसी के साथ भी। समझ आया बेटा? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंस बेटा, ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। क्लियर हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप मेनली ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम भी कार्बन से बने हुए हैं। समझ आ गया बेटा? फ्यूल्स, प्लास्टिक, मेडिसिन, क्लोथ्स, फूड ऑल डिपेंड ऑन कार्बन। क्लियर हो गया बच्चे? अब बात कर रहे हैं कार्बन की, तो बेटा कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। सबसे पहले क्या है कार्बन? नॉन मेटल। क्लियर हो गया? जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर, मास, ये सब चीजें थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं होगा तो यहाँ देख लो, कोई इशू नहीं है। जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6 होता है। समझ आ गया? तो 6 का हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा? 2 and 4। समझ आ गया? इसका मास कितना होता है? 12U। समझ आ गया? अब इसका जो कॉन्फिगरेशन होता है बता देना आपको, 2 4 होता है। अब इसके जो लास्ट में जो नंबर होता है ना, लास्ट के सेल में जो नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा? 4। क्लियर हो गया? कार्बन इज द 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ज्यादा है लेकिन कम है, बट फिर भी ज्यादा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, व्हाई डज कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड? कार्बन इतने ज्यादा, तो मैंने अभी बताया आपको कि कार्बन के जो लास्ट में होता है 4 होता है। इसका वैलेंस सेल कितना होता है बेटा? 4 होता है। क्लियर हो गया? और जिसका वैलेंसी 4 हो, जिसकी वैलेंसी 4 हो, उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्लियर हो गया? टेट्रावैलेंसी का मतलब जिसकी वैलेंसी 4 हो। क्लियर? कोई डाउट? कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा? इट कंप्लीट्स इट्स। अब देखो बेटा, अब एक रूल है। एक रूल क्या कहता है? रूल कहता है ये कि जो लास्ट सेल होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको रूल याद होगा 2-8-8 रूल सुना होगा आपने 9th क्लास में, है ना? तो बेटा तो हर एक सेल के नीचे कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो इसका सेकंड जो सेल है उसमें कितना नीचे बेटा? 8। क्या ये 8 है? नहीं है। नहीं है ना बेटा? तो ऑक्टेट रूल कहता है अगर नहीं है तो उसको कंप्लीट करो। कैसे करो? लेन देन करके, शेयरिंग करके। समझ आ गया बेटा? बट कंप्लीट करो। क्लियर हो गया? इट कंप्लीटेड ऑक्टेट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है बेटा? शेयर करता है। क्यों शेयर करता है? अब हमने तो पढ़ा था कि मैम या तो ये ले सकता है तो दे सकते हैं, यहाँ तो ना ले रहा ना दे सकता है। क्यों बेटा? देखो इसका जो नंबर है ना 4 है, एक मिड नंबर है। ठीक है? अब 4 इलेक्ट्रॉन को ना हम दे सकते हैं ना ले सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं ले सकते बेटा? क्यों नहीं दे सकते? वो देखो बेटा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा। क्लियर हो गया? अगर मान लो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, मान लो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है 4 कंप्लीट करने के लिए अपने आप को, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा। अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ेगा। तो ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये गेन नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? समझ आ गया? अब मैम या तो दे दो, फिर किसी को दे दो। तो दे भी नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बेटा बहुत एनर्जी चाहिए होती है। इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है, इसलिए दे भी नहीं सकता। समझ आ गया? तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर हो गया? तो करेगा क्या ये? फिर ये करता है शेयरिंग। क्या करता है बेटा? शेयरिंग। ना देगा ना लेगा, शेयरिंग कर लेगा। समझ आ गया आपको? अब आगे बेटा, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? अपने जैसे कार्बन के साथ बहुत लंबी चेन बना लेना। ठीक है? अपने जैसे कार्बन के साथ बहुत लंबी चेन बना लेना, इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। एबिलिटी ऑफ कार्बन टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। अपने जैसे कार्बन के साथ ही रिएक्शन करते जाना, बहुत लंबी बॉन्ड बना लेना, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। जबकि बाकी के एलिमेंट अपने साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। समझ आ गया? सिर्फ कार्बन ही कर सकता है और इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग्स। कुछ भी कर लेते हैं। अदर एलिमेंट्स शो वेरी लिटिल कैटेनेशन। बाकी के एलिमेंट्स नहीं शो करते, वो रिएक्शन नहीं करते अपने साथ, एक लंबी चेन नहीं बना पाते, कुछ कर लेते कुछ नहीं कर पाते। बट जो कार्बन है ना, कैटेनेशन बहुत ज्यादा शो करता है, बहुत ज्यादा लंबी चेन बना सकता है अपने साथ वो। समझ आ गया बच्चे? कोई डाउट? नेक्स्ट बेटा, ये आपको समझ आ चुका है। अब बेटा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? अभी आपको मैं बताया कि इसके जो लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ना ही किसी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? एनर्जी बहुत चाहिए होती है। ना ही किसी से ले सकता है क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। तो ये करेगा क्या? तो ये करेगा शेयरिंग। समझ आ गया? तो ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग से बने होते हैं उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। समझ आ गया? अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। क्लियर हो गया? व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड? क्यों कर सकता है? बता दिया, क्योंकि नहीं दे सकता है, नहीं ले सकता है। समझ आ गया? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटे? तो ये आयनिक बॉन्ड से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। आयनिक बॉन्ड बताया था आपको, जिसमें अट्रैक्शंस होता है, जिसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव आयन होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। समझ आ गया? अब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी देखो, इसमें ना लेनिंग होती है ना देनिंग होती है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता है शेयरिंग। समझ आ गया? क्या प्रॉपर्टी? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा बहुत कम होता है, क्योंकि शेयरिंग से बने होते हैं, लेन देन से नहीं बने होते हैं। समझ आ गया? कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? जिसके पास आयंस हो, चार्जेस हो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हो। ये ना ये ले रहा है ना ये दे रहा है, और देगा नहीं लेगा नहीं तो आयंस भी नहीं आएंगे, और अगर आयंस नहीं आएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं कर पाएगा। समझ आ गया? तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ज्यादातर पेट्रोल केरोसिन में सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर हो गया? बट वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। समझ आ गया? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर हो गया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब चीजें। कोई डाउट है बेटा? तो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कोवेलेंट कंपाउंड का। समझ आ गया? और इसी का अपोजिट आपका होता है आयनिक कंपाउंड। तो दोनों में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं शेयरिंग करके, ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। क्लियर? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। क्लियर हो गया? अब मान लो मैंने बोला कि इस कार्बन ने इसके साथ क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। समझ आ गया? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल में बेटा क्या होता है? डबल में जैसे 2 हो गए, एक ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होंगे, तो उसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? 2 पेयर ऑफ शेयर, इसमें 2 पेयर शेयर किए जाते हैं। क्लियर हो गया? ट्रिपल है बेटा, आपको पता है 1 2 3 पेयर शेयर किए जाएंगे, तो उसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बनाने का सीख लेते हैं 1-2। अब मान लो आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं, मान लो आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन का बनाना है, H2 का बनाना है, H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? तो बेटा सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इसके पास 2 तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा बेटा? शेयरिंग। तो मान लो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कहेगा भाई तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। तो ये कहेगा अच्छा मैं तुझे दे दूं, मैं क्या करूं? है मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये कहते हैं ठीक है चल ऐसा करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ऐसा कर तो मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवा दे। अभी इस हाइड्रोजन के पास 2 तो हो गए, तो ये कहेगा ठीक है मैं भी शेयरिंग कर लूंगा तुझसे। ले भाई मैंने भी शेयरिंग कर ली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 शेयरिंग हो गई। समझ आया? तो ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही मान लो आपको बनाना है O2। क्या बनाना है बेटा? O2, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। कितना होता है? 8। कॉन्फिगरेशन 2 6। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हमें लास्ट का सेल देखना है, लास्ट में है 6, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। समझ आ गया? तो ये कहेगा दूसरे ऑक्सीजन को भाई तेरे पास भी 6 है, मेरे पास भी 6 है, हमें दोनों को 2-2 चाहिए। ऐसा करते हैं हम दोनों आपस में दूसरे से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये कहेगा ठीक है भाई कर लेते हैं, क्या ही होगा, कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई इसने क्या कर लिया? इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। आहा मजा आ गया, मैं तो स्टेबल हो गया। ये कहेगा ठीक है भाई मैं भी कर लेता हूं, मैं भी स्टेबल हो गया। लो भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कितने बनेंगे यहाँ पे? 2 कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया? तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया बच्चों? क्या बन गया आपका? डबल बॉन्ड। कोई डाउट है इसमें? अब मान लो बेटा आपको बनाना है N2। क्या बनाना है बेटा आपको? N2। तो कैसे बनाओगे? तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2 5, ठीक है। अब इसको चाहिए आप कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहेगा भाई मेरे पास तो 1 2 3 4 5 है, तेरे पास में नाइट्रोजन 5 ही तो है, 1 2 3 4 5। ऐसा कर तू मुझे अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दे भाई, प्लीज करवा दे शेयर। तो ये कहेगा ठीक है भाई कर ले, मुझे क्या, मैं भी शेयर कर लूंगा। ले भैया मैंने भी कर लिया। तो यहाँ पे 3 पेयर हुए हैं शेयर, तो इसको बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। समझ आ गया बेटा कैसे बनता है? लास्ट वाला आपको जो सेल होता है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है, और ये आपका बेटा डबल बॉन्ड था, और ये आपका सिंगल बॉन्ड था। क्लियर हो गया कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? मान लो अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ऐसा करो आप लोग H2O बना के दिखाओ। क्या बना दिखाओ? H2O।
वाटर, वाटर बना के दिखाओ बेटा। आ जाता है वाटर के ऊपर, तो आ जाता है बनाने को। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास होता है बेटा 8। कॉन्फिगरेशन तो इसका 1 ही रहेगा, इसका रहेगा 2 6, ठीक है। अब बेटा ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन को हम बीच में लिखेंगे, और हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इसके पास लास्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लास्ट में बेटा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये कहेगा यार मैं तो एक हूं, मुझे एक और चाहिए। तो कहेगा ठीक है भाई, तू मेरा शेयर कर ले, ले ले शेयर कर ले भाई, तू भी ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले। ऑक्सीजन कहेगा ठीक है मैं भी कर लेता हूं भाई, ले। एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बना एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बना एक सिंगल बॉन्ड। तो हमारे यहाँ से क्या बन रहा है बेटा, HOH सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, सबको हो गया। अब मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड बना के दिखाओ बेटा, तो कैसे बनाओगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। कॉन्फिगरेशन 2 4, कॉन्फिगरेशन 2 6, ठीक है। कार्बन सिंगल है तो हम बीच में लिखेंगे, ऑक्सीजन डबल है तो हम साइड साइड में लिखेंगे। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन के पास लास्ट में कितना बेटा? 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बन गया 6। कार्बन के पास लास्ट में 4 है तो 1 2 3 4। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कहेगा कार्बन यार तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दे यार, ले कर लिया। ये भी कहेगा ठीक है मैं भी 2 कर लेता हूँ शेयर, ले भाई कर लिया इसने भी। अब ये कार्बन कहेगा तुम दोनों तो 2 कर लिया, मुझे भी दे दो भाई 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तू दे 2 तू दे। तो इसने कहा ठीक है भाई आप भी ले लो, लो भाई लो, ले लो भाई सब ले लो, लो ले लिया, और ये बन गया आपका। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ठीक है। तो O C O और इनके पीछे बना डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। क्लियर हो गया? सबको आ गया कोवेलेंट बॉन्ड बनाना? कोई दिक्कत है इसमें? अब हम नेक्स्ट देखेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? बेटा एलोट्रॉप्स जो एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप हो, क्या एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हो, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला एलोट्रॉप है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। समझ आ गया? तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, और सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। समझ आ गया बेटा? डायमंड में क्या होता है बेटा, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ही शेड हो रखे होते हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, चारों शेड हो रखे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायमंड, ठीक है। और ये बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगा? जब उसके पास कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, चारों के चारों शेड हो रखे हैं। समझ आ गया? इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। यूज इन ज्वेलरी एंड कटिंग टूल्स। समझ आ गया? ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चे, कार्बन के जो 3 हैंड होते हैं वो तीनों शेड हो रखे होते हैं, लेकिन लास्ट का हैंड बेटा फ्री हैंड होता है, ये शेड नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। समझ आ गया? और ये बेटा हेक्सागोनल फॉर्म बनाता है। कैसा शेप बनाता है? हेक्सागोनल शेप बना बना के ग्रेफाइट बनते हैं। अब ये लेयर बाय लेयर एक के ऊपर चढ़े होते हैं और लेयर तो स्लिप करते ही ना। समझ आ गया? देखते हो पेंसिल से लिखते हो, पेंसिल जो है ग्रेफाइट से बना हुआ है, जब आप लिखते तो स्लिप होता है ना। समझ आया क्यों स्लिप होता है? क्योंकि ये हेक्सागोनल फॉर्म में होते हैं, सॉफ्ट स्लिपरी होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और पेंसिल वगैरह में से यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा फ्लोरीन, इसका में ज्यादा नहीं जानना, इसका जो मेन नाम है वो C60 है। समझ आ गया? और ये स्क्वायर शेप का होता है। इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज हम टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में करते हैं। क्लियर हो गया? तीनों फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कोई डाउट है? यहाँ से एक फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क में भी 2 मार्क में भी आ जाता है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अभी आपने सीखा था सिंगल बॉन्ड, तो सारे सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को एल्केन्स भी कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड के लास्ट में एन आता है। समझ आ गया? नेक्स्ट है, और सिंगल बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अभी और डिस्कस करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए आपका जो होता है इन लास्ट में यूज किया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लास्ट में यूज किया जाता है। किसी भी नाम के एंड में अगर एन है तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। किसी भी नाम के एंड में अगर इन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, आयन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड होगा। समझ आ गया बेटा? एटलीस्ट डबल कार्बन, ठीक है, एटलीस्ट डबल बॉन्ड और एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड। कोई डाउट है बेटा? इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। समझ आ गया? तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड होता है इन होता है CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन CnH2n-2। समझ आ गया बेटा? तो मान लो मैं बोलूं
कि कार्बन के पास 4 नंबर है, क्या है 4 कार्बन है, ठीक है। मान लो मैंने बोला किसी कंपाउंड में 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन मतलब एन आ गया आपका 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है फॉर्मूला पुट कर दो, H कार्बन कितने बेटा 4, तो यहाँ 4 पुट कर दो +2, ठीक है, C4, अब 2 4 जाए 8 + 2 10, समझ आ गया। तो एन में क्या होता है, जितने नंबर है उसका डबल करके 2 प्लस कर दो, आपका सिंगल बॉन्ड तैयार हो गया। और इन में क्या होता है बेटा, जितना नंबर है उसका बस डबल कर दो, लाइक अगर कार्बन आपको कितना है 5 है तो हाइड्रोजन होगा 10, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया जाता है और कुछ नहीं। और ट्रिपल बॉन्ड है तो -2 करना है, मान लो कार्बन आपका 3 है, कितना है 3, तो 3 का डबल कितना होगा बेटा 3 2 जा 6, 6 का -2 कर दो तो 6 में से गया तो 4 बचा। समझ आ गया, कोई डाउट है तो जनरल फॉर्मूला है। और बेटा इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल फॉर्मूला टिक लगाओ 1 मार्क में कि बताओ इन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एन का क्या होता है, आइन का क्या होता है, तो ये भी पूछ सकता है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको सबको समझ आ गया जनरल फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। नेक्स्ट बेटा नोमेनक्लेचर, ये जो टेबल है बेटा ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जितने भी कंपाउंड बनेंगे उन सब में इसका यूज होने वाला है। तो बेटा अगर जिसमें सिर्फ एक कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। आपको ये टेबल याद होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन को क्या कहा जाता है, एक है तो बेटा मिथ इथ, ठीक है, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। समझ आ गया, ये टेबल याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखते हैं फटाफट से। अब हम जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है फंक्शनल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना बेटा एग्जाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये टेबल और इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज देती है उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज को ऐड कर देना इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ आ गया, तो पहला जो ग्रुप है बेटा वो है हेलो ग्रुप, ठीक है। हेलो ग्रुप आपको समझाती हूँ क्या होता है बेटा। हेलो ग्रुप में क्या होता है, हेलो ग्रुप में क्या होता है बेटा, हेलो ग्रुप जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन यूज होता है उसको हम बोलते हैं हेलो ग्रुप, ठीक है। मान लो नॉर्मली हम कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयर कर दिया, ये नॉर्मल हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी एक जगह क्या करना है आपको, किसी भी एक जगह आपको या तो क्लोरीन डाल देना है या तो ब्रोमीन डाल देना है, तो ये आपको बन गया हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में किसी भी एक जगह क्लोरीन या ब्रोमीन का यूज होता है। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, एक कार्बन है तो मिथ होगा, क्या होगा मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा मीथेन, ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्लोरीन भी यूज किया तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, क्या होगा बेटा इसका नाम क्लोरोमीथेन, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका हेलो ग्रुप बन चुका है। और ये बेटा क्या है, ये प्रीफिक्स है, क्या है बेटा ये प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो नाम के पहले यूज किया जाता है, ये आपका नाम है मीथेन, इसके आपने पहले यूज कर लिया क्लोरो, समझ आ गया, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। चलो हो गया। मान लो मैं आपको बोलूं कि मुझे अब बना के दिखाओ ब्रोमोपेंटेन, क्या बना बेटा ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 5, मैंने 5 कार्बन यूज कर लिए, सॉरी ये तो 6 हो गया बेटा, मैंने 5 कार्बन यूज किए तो मुझे ना था ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो मतलब Br, कहीं पे भी ब्रोमो यूज कर लो, मैंने मान लो यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर ब्रोमो यूज कर लिया, बाकी जगह क्या कर दो हाइड्रोजन 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 फिल करते जाओ फटाफट से, जल्दी से, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये आपका बन गया ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तो जिसमें क्लोरीन हो और ब्रोमीन हो तो वो आपका हेलो ग्रुप होता है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट है, कोई डाउट है। नेक्स्ट बेटा, तो सबको समझ आ गया होगा हेलो ग्रुप क्या होता है, ये एक प्रीफिक्स है, इसमें हम क्लोरो या ब्रोमो का यूज करते हैं और नाम के आगे इसका नाम लिख देते हैं क्लोरो ब्रोमो पेंटेन हेक्सेन जो भी है। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट ग्रुप और वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपका एल्कोहल ग्रुप। बेटा ये जो ग्रुप है ना अब नहीं पीछे छोड़ेगा आपका, आगे चलते हुए भी आपके लाइफ में यूज होने वाला है और हर जगह यूज होने वाला है, और करते भी तो हो, है ना, आप नहीं क्या पता कोई दूसरा। समझ आ गया। तो नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है बेटा, एल्कोहल ग्रुप में देखेंगे क्या होता है इसमें। एल्कोहल ग्रुप में क्या होता है बेटा, एल्कोहल ग्रुप में क्या होता है बेटा, ये एक सफिक्स है, क्या है, ये नाम के बाद में लगेगा, ठीक है, सफिक्स है और इसमें OH का यूज किया जाता है। OH क्या यूज करते हैं, OH। मान लो मैंने कितने कार्बन लिए, मैंने 3 कार्बन ले लिए, ठीक है। 3 कार्बन में कहीं पर भी एक बार आप OH यूज कर लो, बाकी सब में H H H H यूज कर लो। समझ आ गया। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, क्लियर, 3 कार्बन है और मैंने एक OH यूज कर लिया, तो जहां पे आपको OH दिखे समझना एल्कोहल ग्रुप की बात हो रही है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेन, क्या बोलते हैं प्रोपेन, अभी टेबल याद करवाया था प्रोपेन, और साथ में अल्कोहल भी है। अल्कोहल वाले में लास्ट का देखो OL है तो इसके नाम में OL लग जाता है, तो हम क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल, क्या बोलेंगे बेटा प्रोपेन लिख दो, पहले प्रोपेन OL लगा दो, समझ आ गया, तो प्रोपेनॉल। क्लियर।
तो नाम में बेटा OL लग जाता है, तो जिसके नाम में OL हो या जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में OH हो तो समझना ये अल्कोहल की बात हो रही है। अब मान लो मुझे बनाना है इथेनॉल, क्या बनाना है इथेनॉल, तो मिथ इथ, इथ में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है 1 2, अब कहीं पे मैं OH लगा दूंगी, बाकी मैं क्या करूंगी सिंपल H फिल कर दो, समझ आ गया। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 कार्बन है तो इथ और OH है तो ऑल, इथेनॉल, समझ आ गया। इसका नाम क्या होगा इथेनॉल, क्लियर है। OL लगा है अल्कोहल ग्रुप का है, OH लगा है अल्कोहल ग्रुप का है, कोई डाउट है बेटा। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, अल्कोहल समझ आ गया। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में बेटा हम AL लगाते हैं, नाम में क्या लगाते हैं AL, समझ आ गया। इसमें लगता है क्या है डबल बॉन्ड O, वो भी एंड में लगता है, समझ आ गया। मान लो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के एंड में आपको लगाना है डबल बॉन्ड O, एंड में लगाना है, समझ आ गया। एल्डिहाइड में एंड में लगता है, एंड में लगता है एल्डिहाइड में, समझ आ गया। बाकी में आप क्या कर दो H फिल कर दो, ठीक है H फिल कर दो। अब यहाँ पे एक H फिल ही नहीं किया बेटा, काउंट कर लो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन कंप्लीट हो गया ना 8, तो इसलिए इसको हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसके नाम में AL लगता है तो इथ हो गया, क्या हो गया इथेनॉल, इथेनॉल AL लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा इसमें AL और डबल बॉन्ड O लगाएंगे एंड में, समझ आ गया। इथेनॉल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा देखो जल्दी देखो, फिर टाइम नहीं अब। कीटोन, बेटा कीटोन में क्या होता है डबल बॉन्ड O बीच में लगता है, इसलिए कहा था एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O एंड में लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O एंड में लगता है, एंड में, लेकिन जो हमारा कीटोन होता है इसमें कहा जाता है बेटा बिटवीन, बीच में लगता है बिटवीन, समझ आ गया सबको। बिटवीन बीच में आप लगाओगे डबल बॉन्ड O, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया 1 2 3 4 कार्बन लिया और बीच में डबल बॉन्ड O लगा दिया, बाकी सब में क्या करना है बेटा H फिल कर देना है, H सब में H फिल कर दो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी। यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है ब्यूटेन। और बेटा कीटोन, हम कीटोन ग्रुप पढ़ रहे हैं, कीटोन के लास्ट में क्या है ONE, तो इसके नाम में लगता है ONE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉन, ठीक है। ब्यूटेन लिख के आपको एंड में लगा देना है ONE1, समझ आ गया। तो ब्यूटेनॉन इसका नाम हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड O बीच में लगता है, एल्डिहाइड में एंड में लगता है, क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा, इसमें हम एंड में लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम इसमें एंड में लगाते हैं डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। मान लो मैंने 3 कार्बन लिया, कितने कार्बन लिए 3, तो हम क्या करेंगे बाकी सब में क्या करेंगे H फटाफट से फिल कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लास्ट में लगता है, क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं ओइक एसिड, इसके हम नाम में लगाते हैं ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा ये प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, नाम में ओइक एसिड लगा देना, क्लियर हो गया। अगर लास्ट में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H है तो समझना ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लियर हो गया बेटा। कोई डाउट है? अब बेटा एक और, अभी 3 और है बेटा जो आपने पढ़ा है। एल्केन्स, एल्केन्स में क्या होता है बेटा इन लगता है, डबल बॉन्ड है ये भी बता दिया आपको। और एल्काइन में क्या लगता है बेटा आइन, नाम में आइन लग जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे कि प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। कोई डाउट है बेटा, समझ आ गया सबको? आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना। अब नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट है बेटा होमोलोगोसिस, होमोलोगोसिस बेटा अभी आपने पीछे क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप, क्या पढ़ा था अभी आपने फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के हर एक मेंबर को बनाओ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, 5 मेंबर्स होते हैं, 5-7 मेंबर्स होते हैं। अगर आप सभी मेंबर को ड्रॉ करोगे, सभी मेंबर्स को ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो हर एक मेंबर में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का डिफरेंस आएगा, समझ आ गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें CH2 का डिफरेंस हो उसको हम बोलते हैं होमोलोगोसिस। और फंक्शनल ग्रुप में आप मान लो हेलो ग्रुप के सारे मेंबर्स बना दो, ठीक है, अल्कोहल का भी सारे मेंबर बना दो, तो आप जितने मेंबर बनाओगे उस सब में देखना एक ही ग्रुप का, क्या एक ही फंक्शनल ग्रुप का, मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया, तो अल्कोहल के सारे मेंबर जब बनाओगे तो हर एक मेंबर में CH2 का डिफरेंस आएगा, समझ आ गया। तो CH2 के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं होमोलोगोसिस। अब उसमें होमोलोगोसिस में पता होता क्या है, इसमें ग्रुप सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, ग्रुप सेम होना चाहिए, सेम जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला भी सेम होता है, ग्रुप भी सेम होता है, ठीक है। बस कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। हर किसी में क्या होगा, एक C बढ़ता जाएगा और H2 बढ़ते जाएंगे। अगर C बढ़ता गया इसका मतलब क्या बेटा, उसका मास भी बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्लियर हो गया। और केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम रहेगी क्योंकि सेम फंक्शन ग्रुप के होते हैं। तो सेम फंक्शन ग्रुप के होंगे, बस CH2 का डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, क्लियर हो गया। कोई डाउट है? अब देखो बेटा नेक्स्ट है बेटा आइसोमर्स। आइसोमर्स उसे कहते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सब सेम होता है, सॉरी। नेक्स्ट है बेटा आइसोमर्स। आइसोमर्स किसे कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी बट स्ट्रक्चर अलग होगा,
समझ आ गया? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स। क्लियर हो गया? आइसोमर्स जो होते हैं स्ट्रेट चेन में बनते हैं और ब्रांच चेन में बनते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आपके एग्जाम में जो आइसोमर्स आते हैं बेटा ब्यूटेन और पेंटेन के ही आते हैं। ये दो आइसोमर्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इथेन, मीथेन और प्रोपेन इनके आइसोमर्स क्यों नहीं बनते? बेटा इनके पास सफिशिएंट कार्बन नहीं है। समझ आ गया? आइसोमर्स बनने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए, इसलिए ब्यूटेन से ही शुरू होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अब जो आइसोमर्स होते हैं स्ट्रेट चेन में होने चाहिए, मतलब मान लो ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए या ऐसे शेप में होना चाहिए। क्लियर हो गया? सर्कल में आइसोमर्स नहीं बनते। कोई डाउट है? अब देखो ये तो आपको स्ट्रेट चेन हो गया पहला आइसोमर्स, और दूसरा आइसोमर्स हमने क्या किया? ऐसा कर दिया, एक 3 से ऊपर ले लिया और एक इसके नीचे बना दिया। कोई डाउट है? तो ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर्स होते हैं। पेंटेन के बेटा कितने आइसोमर्स होते हैं? पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रेट चेन बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? 4 कार्बन ऊपर और 1 कार्बन नीचे रख के बना दिया। फिर हमने एक प्लस साइन का बना दिया, एक प्लस साइन का आइसोमर्स बना दिया। क्लियर हो गया? तो इन दोनों आइसोमर्स को अच्छे से देख लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। बच्चे ये जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सारे केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। कोई भी केमिकल रिएक्शन पूछा जा सकता है एक्स वाई जेड करके, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना केमिकल प्रॉपर्टीज पे। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है कंबस्टन। कंबस्टन सबको पता है, ये जलाना, हीट करना, जलाना, इसको कहते हैं कंबस्टन। समझ आ गया? अगर हम किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं तो क्या होगा? जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे तो बनेगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। समझ आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी बनता है बच्चे, वाटर भी बनता है। समझ आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, वाटर, तो यही हमारा क्या होता है? कंबस्टन कहलाता है। समझ आ गया? अब मान लो 2 टाइप के बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड को जलाती हूं तो क्या होगा बेटा? बर्न विद क्लीन ब्लू फ्लेम। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे ब्लू फ्लेम बनता है। राइट हो गया? कंप्लीट कंबस्टन होता है। और ये क्या करते हैं? शूट। शूट मतलब एकदम ब्लैक फ्यूम नहीं होता, ब्लैक फ्यूम, तो वो प्रोड्यूस नहीं करते। समझ आ गया? लेकिन अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करूंगी बेटा तो यहाँ पे क्या होगा? येलो फ्लेम देगा और शूटी फ्लेम देगा। समझ आ गया? मतलब ब्लैक फ्यूम भी निकलेंगे इसमें। इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, इसी कारण शूटी फ्लेम निकलता है। समझ आ गया? डू प्रोड्यूस शूट। तेरे को डाउट है बेटा? लेकिन जरूरी नहीं है अगर हम सैचुरेटेड को बर्न करते हैं तो ये ब्लैक फ्यूम नहीं देंगे, ये भी दे सकते हैं। कब देंगे? जब इनको कम ऑक्सीजन मिलेगा। मान लो जब इनका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है ना, जब इनको कम ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके ये ब्लैक और शूटी फ्लेम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा? देखो ये रहा आपका मीथेन। मीथेन को हमने बर्न किया, ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड बॉन्ड था, इसको हमने बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, वाटर बन गया। लेकिन अगर इसको इनकम्प्लीट कंबस्टन मिलता, इनकम्प्लीट कंबस्टन होता, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो ये भी क्या करते बेटा? ये बनाते कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीला गैस होता है। तो इनका भी इनकम्प्लीट कंबस्टन हो सकता है जब इनको कम ऑक्सीजन मिले तब। समझ आ गया बेटा? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसको बर्न करने पे कौन सा फ्लेम बनता है। कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट कोई डाउट है? यहाँ से क्वेश्चन आता है किसी भी को भी बर्न करेंगे, देखो अल्कोहल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। तो नॉर्मल आएगा कि बताओ इथेनॉल को बर्न करने पे क्या होता है, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। समझ आ गया? रिएक्शन लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म है, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ आ गया? इसमें होता क्या? नॉर्मली क्या होता है? एल्कोहल को इथेनोइक एसिड में चेंज किया जाता है। मान लो ये आपका इथेनॉल है, एल्कोहल ग्रुप का है, तो हम इसे किसमें चेंज कर देंगे? इथेनोइक में। प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक में, ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक एसिड में, मतलब एल्कोहल को ओइक एसिड में चेंज किया जाता है। कैसे चेंज करते हैं बेटा? तो ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या कर लो? कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो दोनों आपके कंपाउंड दिख रहे हैं बेटा, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर देंगे? इनको ऑक्सीजन दे देते हैं, और जब इनके पास ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे बेटा? आपका इथेनोइक एसिड। समझ आ गया? तो ये वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि एथेनॉल को इथेनोइक में कैसे चेंज करे। तो बेटा इथेनॉल में इन दोनों का यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, और यूज करने के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका इथेनोइक एसिड। समझ आ गया? यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन जैसे इथेनॉल में डालते हैं पर्पल कलर गायब हो जाता है। क्यों बेटा? तो इसका आंसर है क्योंकि जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, उसने ऑक्सीजन ले लिया, इसलिए पर्पल कलर गायब हो गया और वो इथेनॉइक में चेंज हो गया। तो यहाँ से आता ही आता है बेटा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो रिएक्शन अच्छे से देख लो। नेक्स्ट है बेटा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपका डबल बॉन्ड था, क्या ये बेटा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करें? तो कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम और निकल। समझ आ गया? प्लेटिनियम और निकल क्या होते हैं बेटा? प्लेटिनियम और निकल क्या होते हैं? तो ये कैटलिस्ट है। क्या है बेटा? जो प्लेटिनियम और निकल होते हैं ये कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में खुद नहीं आते बट रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट।
समझ आ गया? तो आप इस डबल बॉन्ड में क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, क्योंकि निकल क्या करेगा, स्पीड इंक्रीज कर देगा और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ गया? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करना, कोई डाउट है? अब एडिशन रिएक्शन का एक यूज भी पूछा जाता है इंडस्ट्री में। तो बेटा क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन रिएक्शन का यूज किया जाता है। समझ आ गया बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा, सिंपल कुछ नहीं है, CH4 है, CH4 में क्या करेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। समझ आ गया? तो ये आपका कंपाउंड बन गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नेक्स्ट बेटा आगे देखो। नेक्स्ट बेटा इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। ये जो दोनों रिएक्शंस है, ये जो दोनों कंपाउंड है, इनके बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। क्लियर हो गया? सबसे पहले हम बात करेंगे इथेनॉल का। इथेनॉल ठीक है, OL ग्रुप का है, मतलब इसको अल्कोहल भी कह सकते हैं। समझ आ गया? अल्कोहल बोलो इथेनॉल बोलो, बात एक ही है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है, इथ मतलब दो कार्बन, क्या होता है बेटा, इथेनॉल मतलब दो कार्बन। तो ये आपका दो कार्बन है, H5 है और इस क्लास में OH होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका C2 है, H5OH आपका इथेनॉल का फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया? अब जो इथेनॉल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहले हम बोलेंगे कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड, सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इथेनॉल को पानी में डालोगे तो ये तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, गुड सॉल्वेंट, और गुलाब लेता है अपने चीजों को अच्छे से अपने और अपने अंदर चीजों को मिक्स भी कर लेता है, इसलिए गुड सॉल्वेंट भी है। ठीक है, यूज एज अ फ्यूल इन अ मेडिसिन, ये फ्यूल भी है और मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। आपको तो पता है सारे मेडिसिन में अल्कोहल तो डलता है। फ्यूल क्यों बेटा, जब हम इथेनॉल को बर्न करते हैं ना, तो ये ब्लैक शूटी फ्लेम नहीं देता, कंप्लीट कंबस्टन करवाता है, इसलिए यहाँ पे एक गुड फ्यूल भी इसको कहा जाता है। समझ आ गया? अब बेटा इसके दो रिएक्शंस है, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इथेनॉल के दो रिएक्शंस। सबसे पहले जब इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका इथेनॉल, ठीक है, और ये आपका सोडियम एक मेटल है। तो जब भी मान लो, अभी के लिए मान लो, वैसे ये एसिड नहीं है बट इसको भी एसिड मान लो ट्रिक याद करने के लिए। ठीक है, तो मान लो ये आपका एसिड है, एसिड का रिएक्शन जब भी किसी मेटल के साथ होता है तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चैप्टर 2 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इथेनॉल का रिएक्शन जब सोडियम से कराया जाता है तो यहाँ का बनता है बेटा सोडियम इथेनॉल, जो एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन। करना कुछ नहीं है आपको, CH3 CH2O, O तक तो आपको सेम लिख देना है, O तक आपको सेम लिख देना है, O तक सेम लिखना है। फिर आपको लास्ट में H की जगह Na ला देना है, सोडियम ला देना है। समझ आ गया? तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन गैस को हम अगर कैंडल के पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आता है। क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अगर हम इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। समझ आ गया? और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा 443 रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इथेनॉल जो कि सिंगल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करें, इथेनॉल जो कि सिंगल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करें, इथीन में कैसे कन्वर्ट करें। तो करना कुछ नहीं बेटा, इसमें से हमें वाटर को अलग हटा देना है। अगर हम वाटर रिमूव कर देंगे ना बेटा इसमें से, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर को रिमूव करने के लिए हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट को लाना पड़ेगा, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक कैटलिस्ट भी है, मतलब ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, और दूसरा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है जो क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में से वाटर को अलग कर देते हैं। समझ आ गया? तो हम क्या करेंगे, इथेनॉल में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और 443 केल्विन पे हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा और साथ में इथेनॉल में से वाटर को अलग रिमूव कर देगा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गया? इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज किया जा रहा है। कोई डाउट है बेटा? तो ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से इसको याद कर लो। ठीक है बेटा, अब इथेनॉल का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा, अगर ज्यादा पिएंगे तो बेटा लीथल हो सकता है, मतलब वही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और ज्यादा देर तक कंज्यूम कर देंगे तो जल्दी डेथ भी हो जाएगी। समझ आ गया? और मिथेनॉल एक पॉइजनस है। अब होता क्या बेटा, इथेनॉल को आपको पता है जो अल्कोहल है उसको इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है ना, लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ पी भी लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल डाल दिया और बोला लो भाई अब बनाओ जो तुम बनाना है। अब लोग इसको पिएंगे नहीं, क्योंकि मिथेनॉल क्या है बेटा, एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। समझ आ गया? कोई डाउट है? नेक्स्ट है बेटा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। समझ आ गया? दूसरा नाम इसका एसिटिक एसिड भी है। अगर आप इथेनॉल का कुछ कितना 5 to 8% वाटर में डाल दोगे ना, तो क्या बन जाएगा बेटा, विनेगर बन जाएगा। तो एसिटिक एसिड बोल दे, विनेगर बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो मतलब इथेनॉइक एसिड की बात हो रही है। समझ आ गया? इसका यूज क्या करते हैं बेटा, इसका यूज हम करते हैं अचारों में, पिकल्स में इसका यूज किया जाता है, अचार में इसको डालते हैं ताकि अचार जल्दी खराब ना हो। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक सब्सटेंस है उसका हम यूज कर रहे हैं अचार के अंदर उसको बचाने के लिए,
तो X क्या होगा बेटा आपका इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया, कोई डाउट है? अब इसके जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सबसे पहले क्या है बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एग्जाम में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना कुछ नहीं है आपको, आपको क्या करना है, इथेनोइक एसिड लेना है और अल्कोहल लेना है, ठीक है। इथेनोइक एसिड और अल्कोहल दोनों को लेना है, मिक्स कर देना है, साथ में हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है बेटा, ये बताया था, कैटलिस्ट भी, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा, साथ में वाटर को रिमूव कर देता है। क्लियर हो गया बेटा? तो इथेनोइक एसिड इथेनॉल जब दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है बेटा, तो करना कुछ नहीं है आपको, इस O तक, ये दिख रहे हो, इस O तक आपको यहाँ सेम लिख देना है, लिख दिया हमने O तक सेम, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये सेम C2H5 यहाँ लिख देना है, लिख दिया, हमने लिख दिया। ये जो आपका तैयार हुआ है ना कंपाउंड, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एस्टर। एस्टर क्या होता है, बहुत स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इसका हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ पर बेटा, परफ्यूम में, और फ्लेवरिंग एजेंट भी है ये, समझ आ गया? इसका जो आपकी बुक में जो रिएक्शन दिया है कुछ इस तरीके से दिया होगा बेटा, हमने क्या करना है, इथेनोइक एसिड लेना है, इथेनॉल लेना है, दोनों को मिक्स करना है और साथ में H2SO4 एसिड भी लेना है, समझ आ गया? जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें इस O तक यहाँ सेम लिखना है, O तक मैंने सेम लिख दिया, O तक सेम लिख दिया। फिर हमें CH2 पहले लिखना है, CH2 लिख दिया, फिर CH3 लिखना है, CH3 लिख दिया, और ये जो आपका बना ये आपका एस्टर कहलाता है, समझ आ गया? ये बहुत स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इसका हम यूज करते हैं परफ्यूम बनाने में, और फ्लेवरिंग एजेंट भी है ये, और वाटर रिमूव हो गया। क्लियर हो गया? अब मैं बोलूं कि मुझे मेरा इथेनॉल वापस चाहिए भाई, जो रिएक्शन में यूज किया था, तो इथेनॉइक एसिड वापस कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा बेटा? करना कुछ नहीं है, इस एस्टर को यहाँ लिखना है, CH3COOCH2CH3 लिख दिया, ठीक है। इसमें हमें बेस ऐड करना है, क्या बेटा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करना है। जैसे आप बेस ऐड करोगे इनका होगा रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, आपको फिर से O तक ही लिखना है सेम, CH3COO, और यहाँ पे लिख देना है Na प्लस CH3CH2 और OH। देख रहे हो, जैसे इसका रिएक्शन मैंने बेस साथ करवाया, हमें हमारा इथेनोइक एसिड भी मिल गया और इथेनॉल भी वापस मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोडियम है बस, ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे क्या है, सोडियम, इसलिए इसका यूज करते हैं हम सोप बनाने के लिए। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अगर मैंने दो चीज को मिलाया और एस्टर बन गया, और एस्टर से वापस से मुझे क्या लाना है, ये दोनों चीजें वापस आनी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें बेस से रिएक्शन करवा दो एस्टर को, तो आपका दोनों चीज वापस मिल जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। ये आपका तो पहला रिएक्शन था बेटा। दूसरा रिएक्शन देख लो, अगर हम ये इथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट से कराए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराए तो क्या होगा बेटा? चैप्टर 2 में पढ़ा होगा आपने, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराया जाता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ही बनता है। तो अगर मैं इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवाऊं सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, बनना सेम ही है, सोडियम इथेनोएट बनेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि अगर हम इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो कौन सी गैस बनेगी? तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो गया? तो जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करता है। क्लियर हो गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से ध्यान देना। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन के ऊपर आ गए। साबुन से तो आप रोज नहाते हो, मुंह धोते हो, लेकिन मुंह मत धोया करो बेटा, पिंपल टिम्पल निकल आते हैं, समझ आ गया? तो जो साबुन है या फिर जो डिटर्जेंट है या जो सर्फ होते हैं, ये कपड़े में से गंदगियों कैसे हटाते हैं बेटा? मान लो ये आपका कपड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर डर्ट लगा हुआ है, डर्ट कैसे हटाएंगे? तो मैंने क्या लगाया, साबुन लगाया, साबुन के मॉलिक्यूल इस डर्ट की तरफ आ रहे, देखो आ रहे हैं ना, आते हुए दिख रहे हैं आपको। आने के बाद ये डर्ट को घेर लेंगे चारों ओर से, और घेरने के बाद कपड़े से निकाल देंगे। तो ऐसे अपना काम करते हैं, समझ आ गया? अब देखो ये आपका डर्ट था बीच में, और यहाँ पे इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स आए, सारे मॉलिक्यूल आए, और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, और वो है ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं मिसेल्स। क्लियर हो गया? ये आपका बीच में क्या है बेटा? डर्ट। ये क्या है बीच में? डर्ट। और डर्ट के चारों तरफ ये आते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और डर्ट को फिर कपड़े से निकाल फेंकते हैं। आप देख सकते हो ये जो आपको पूरा दिख रहा है स्ट्रेट, ये आपका लॉन्ग चेन दिख रहा है, ये पूरा कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। कौन सा कार्बन? आपको बीच में दिख रहा है बेटा, ये चेन दिख रहा है, ये आपका पूरा कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको दिख रहा है बेटा चेन, ये चेन दिख रहा है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन है बेटा, ये पूरा किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन बना पड़ा हुआ है। अब इसके दो साइड है बेटा, दो एंड है, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, ठीक है, दो एंड है। तो ये वाला जो एंड है, ये जो एंड है, ये डर्ट की तरफ है, इस एंड को हम बोलते हैं कार्बन चेन या फिर हाइड्रोफोबिक। समझ आ गया? और दूसरा एंड ये जो है डर्ट से दूर, मतलब पानी की तरफ है, पानी के चारों ओर है, इस पानी की तरफ वाले एंड को हम बोलते हैं आयनिक एंड, मतलब हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब प्यार, इसको हाइड्रो से प्यार है, पानी से प्यार है, इसलिए बाहर की तरफ है। और ये डर्ट की तरफ ये एंड क्यों है बेटा? ये एंड क्योंकि इसको पानी से डर लगता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डर, पानी से इसको डर लगता है, इसलिए डर्ट की तरफ जा चुके हैं।
समझ आ गया? कोई डाउट है तो आपको मिसेलिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने को आ सकता है, तो पूरा ड्रॉ करके समझा देना कि डर्ट की तरफ वाले को हम बोलते हैं कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक, और जो वाटर की तरफ होता है बाहर की तरफ उसको बोलते हैं आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक। और ये आपका मिसेल्स है, और ऐसे करके अपना काम करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, तो हम पढ़ रहे हैं सोप के बारे में, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ आ गया? अब ये जो होता है सोप जो होता है हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर किसे कहते हैं? जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम ज्यादा हो। सोप क्या करता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, उसको हम बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम। और इसी स्कम के कारण कभी कभी ये हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होते, झाग नहीं बनाते। समझ आ गया? झाग क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम है, और सोप इनसे रिएक्शन करने के बाद स्कम बनाता है। स्कम के कारण, कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट के कारण झाग नहीं बन पाता। तो ऐसे केस में क्या करे? क्या बहुत सारे साबुन लेके आए झाग बनाने के लिए? पैसे है इतना? नहीं है। तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट चाहे सॉफ्ट वाटर हो हार्ड वाटर हो, ये रिएक्शन ही नहीं करता और स्कम भी नहीं बनाता। अब स्कम नहीं बनाएगा तो झाग बना देगा। समझ आ गया? कोई डाउट है? तो डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता, और ये तो रिएक्शन कर बैठा और स्कम बना लिया। समझ आ गया? लेकिन डिटर्जेंट कैसे होता है बेटा? ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ आ गया? मतलब हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्लियर हो गया? ये नहीं होते। डू नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर। कोई डाउट है बेटा? तो इन दोनों में डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में आता है कि सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस आ गया तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया बेटा? अगर आपको चैप्टर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टाटा।